So hello everyone, welcome all of you once again on the YouTube channel of Krishna Academy. Here I am your friend and your companion Chitransh Dadesh, and today we are going to talk about determiners, which is the third part of our lecture. ओके तो पहले हम लोग दो पार्ट जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कैसे होते हैं, किस तरीके से उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, कैसे वो प्रोनाउन के सिमिलर चलते हैं या किस तरीके से वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों बनाते हैं, इस बारे में हमने बात की। सेकंड जो था हमारा रीड स्पेसिफिक था, सेकंड पार्ट हमारा, उसमें रीड से अब तक जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। नंबर वन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एडजेक्टिव, जहां आपको एक सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव को रिकॉग्नाइज करना होगा जिसका बेस होगा सफिक्स। तो सफिक्स के बेस पे कैसे हम एडजेक्टिव्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इस बारे में भी हमने बात की। थर्ड, उसमें हम लोगों ने इस तरह से बात की कि कैसे किसी नाउन को, एक बेसिक वर्ड को हम एडजेक्टिव में चेंज कर सकते हैं, या एडजेक्टिव देकर के अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इस एडजेक्टिव में कौन सा नाउन है तो उस नाउन को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसी में अब हमारे दो पार्ट्स गाइज और बाकी हैं। नंबर वन जो अब हमारा बचा है वो है डिटर्मिनर्स, जो कि हमसे अलग से पूछा जाने वाला है, और फोर्थ पार्ट जो आएगा इसका हमारा वो आएगा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जिससे रिलेटेड अलग क्वेश्चन होगा। तो गाइज अगर मोटे मोटे तौर पर देखें एडजेक्टिव क्या क्या कवर कर रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कवर कर ही रहा है रिकॉग्नाइजेशन के लिए। डिटर्मिनर से अलग से क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि वो एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, कि भाई जो पार्ट ऑफ स्पीच में से एडजेक्टिव का क्वेश्चन आता है एक नंबर उसका हो गया, एक नंबर डिटर्मिनर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, और एक ही नंबर आपका जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर हम एडजेक्टिव को मोटे मोटे तौर पे देखें तो 3 से 4 मार्क्स हमसे एडजेक्टिव में से पूछे जाने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो जिनको लग रहा है कि सर ये बार बार एडजेक्टिव के और आगे से आगे पार्ट्स क्यों आते जा रहे हैं, तो आप जब अपना सिलेबस देखेंगे तो ये डाउट आपको एक बार क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर साफ लिखा हुआ है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, जो कि एडजेक्टिव का ही पार्ट है लेकिन उसे अलग से पूछेगा, डिटर्मिनर्स जो कि एडजेक्टिव का ही पार्ट है लेकिन उसे भी अलग से ही पूछने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपना आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं डिटर्मिनर्स के साथ। तो प्लीज़ फोकस रहें, ध्यान रखें, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप नीचे उसमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो गाइज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे रूल नंबर 1 की। तो हमारा रूल नंबर 1 यहाँ पर क्या कहता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है गाइज, क्वांटिटी वर्ड को सबसे पहले हाईलाइट करना है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है गाइस, मात्रा, यानी कि कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो मात्रा को बताता हो। नाउन कैसा होगा, अगर उसके साथ में अगर कोई नाउन आ रहा है गाइस तो नाउन कैसा होगा मुझे बताओ। सबसे पहली बात वो अनकाउंटेबल होना चाहिए, तभी उसे मात्रा में बताया जा सकता है, क्योंकि अगर काउंटेबल होगा तो संख्या में बताया जाएगा, फिर वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ चला जाएगा, क्वांटिटी के साथ में वो नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात हमें क्या हो गई कि मात्रात्मक हमारा जो होता है वो क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। और अनकाउंटेबल नाउन में भी कौन सा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो हमें मिलता है वो मिलता है मटीरियल नाउन। कौन सा मिलता है गाइस हमें यहाँ पे, मटीरियल नाउन हमें मिलता है। हिंदी में कहें तो पदार्थवाची संज्ञा, बोलते चलो भाई मेरे साथ, कौन सी है, पदार्थवाची संज्ञा है यहाँ पे हमारा मटीरियल नाउन होता है। आगे क्या कह रहा है, जैसे कि मच हो, लिटिल हो, इनफ हो, सफिशिएंट हो, होल हो, ये सारे के सारे जो हमारे डिटर्मिनर्स है मस्ट बी यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली। बात आ गई समझ में, किसके साथ यूज होने चाहिए, केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए जाने चाहिए, क्योंकि वो क्वांटिटी को बताते हैं और नंबर्स को नहीं बताते हैं, यानी कि संख्या को ना बता करके किसको दर्शाने का काम करते हैं, मात्रा को दर्शाने का गाइस वो वहां पर काम करते हैं। अब देखो मुझे बताओ, बॉयज जो हैं वो संख्यात्मक शब्द है कि मात्रात्मक है, लड़कों को आप तोलते हो क्या, अगर 10 लड़के हैं तो उनको क्या तोलोगे या गिनोगे? 10 लड़के कैसे बोला मैंने जब गिना, काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तभी तो 10 लड़के हुए। तो यानी कि ये जो मेरा शब्द है ये मेरा शब्द है नंबर्स से रिलेटेड। हिंदी में कहूँ तो कैसी संज्ञा है मेरी, तो ये मेरी संख्यात्मक संज्ञा है। कैसी है, संख्यात्मक है।
नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसके साथ यूज किया जाना चाहिए। तो मैनी का इस्तेमाल किया गया बॉयज के साथ, आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। अब मैनी नॉट मच बॉयज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी कि अगर मेरा यहां पर वर्ड होता मच तो यानी कि यहां पे गलत यूज हो जाता, क्योंकि मच के लिए क्या कहा गया है कि वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि मैनी जो है वो किसके साथ इस्तेमाल किया गया है, काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब मेरा वाक्य सही है, इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है, क्योंकि मच और मैनी के बारे में अगर सीधे तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मैनी काउंटेबल नाउन के साथ, ये सीधा सा एक हमारा रूल बन गया है यहाँ पे कि मच का इस्तेमाल हमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ करना है और मैनी का यूज हमें किसके साथ करना है, काउंटेबल नाउन के साथ करना है। तो बॉयज जो है मेरा वो क्या है, मैनी के साथ में यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है। सेकंड बिल्कुल इससे उल्टा है। सेकंड हमारा यहाँ पर क्या कहता है कि यूज ऑफ फ्यू, अगर फ्यू का इस्तेमाल करो, अ फ्यू का इस्तेमाल करो या द फ्यू का इस्तेमाल करो, तो इसका इस्तेमाल जो है बिल्कुल उसी सावधानी से करना चाहिए जिसका हमने इससे किया, क्योंकि यहां पर हमने क्या डिनोट किया था, अनकाउंटेबल नाउन ओनली, और यहां पर हम क्या कह रहे हैं, डिनोट नंबर। डिनोट नंबर का मतलब क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। यहां पर इसने लिखा ना अनकाउंटेबल नाउन्स, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, नंबर का इस्तेमाल करना है, किसके साथ करना है, काउंटेबल्स के साथ में इस्तेमाल करना है। फ्यू मीन्स नॉट मैनी, फ्यू का मतलब होता है कुछ, ज्यादा नहीं है, कुछ लोग आए हैं, यानी कि मुझे अनुमान था कि 50 लोग आने वाले हैं, लेकिन 5 लोग आए, तो मैं क्या कहूँगा, कुछ आए, नॉट मैनी, बहुत ज़्यादा नहीं आए, या जितना अपेक्षित था उतना नहीं है, तो वो किस में चला जाएगा गाइस, फ्यू में वो चला जाना चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं टॉपिक से आपको अलग लेके जा रहा हूँ, उस अलग ले जाने की बात को समझना, समझ रहे हैं मेरी बात को, कि मैं यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स के अंदर एक डिफरेंस बताने वाला हूँ। वो 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं, पहला वर्ड है फ्यू और दूसरा वर्ड है लिटिल। गाइज आगे और आएगा ये एक बार फिर से, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब होता है थोड़ा। दोनों का मतलब क्या होता है गाइज, थोड़ा, इन दोनों का मतलब होता है, लेकिन फ्यू जो है वो मेरे काउंटेबल नाउन के साथ लगता है और लिटिल जो है मेरा वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या समझना है कि अगर कोई भी काउंटेबल नाउन आए और ये दोनों ऑप्शन में दिखे तो काउंटेबल के साथ फ्यू लगाओ, और अगर क्वेश्चन में अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो उसके साथ में हमें लिटिल का यूज़ करना चाहिए। ये एक छोटी सी बेसिक हमारी यहाँ पर जानकारी है। इसके हम लोग कुछ देखते हैं कि एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। फ्यू हैज़ नेगेटिव मीनिंग, फ्यू का मतलब नेगेटिव अर्थ में निकलता है, यानी कि नकारात्मक अर्थ ये यहाँ पे ज़्यादा देता है। अ फ्यू मीन्स सम एट लीस्ट, द फ्यू मीन्स वॉट एवर देयर इज, और फ्यू हैज़ नेगेटिव मीनिंग यानी कि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। अब ज़रा इसी बात को मैं वापस से आगे बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे 3 वर्ड्स मिल रहे हैं, दोनों जगह 3-3 वर्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला मुझे मिलेगा फ्यू और यहाँ मुझे मिलेगा लिटिल, दूसरा मुझे यहाँ मिला अ फ्यू, दूसरा यहाँ पर मुझे मिला अ लिटिल, और तीसरा मुझे यहाँ मिला द फ्यू, और यहाँ मुझे मिला द लिटिल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या है कि 3 चीज़ों का डिफरेंस देखना है। फ्यू का देखना है, अ फ्यू का देखना है और द फ्यू का देखना है। जब हम तीनों को हम लोग कंपेरेटिवली देखेंगे लिटिल के साथ तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा, फिर आता है न के, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी गाइस, इसका मतलब है न के बराबर, इसका मतलब है थोड़ा, इसका मतलब है थोड़ा प्लस पूरा। और ये जो हिंदी के मैंने वर्ड्स लिखे हैं ना, ये इन दोनों से ही बिलोंग करते हैं। फ्यू से भी बिलोंग करेंगे, अ फ्यू से भी बिलोंग करेंगे और द फ्यू से भी बिलोंग करेंगे। चलिए अब ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिए गाइस, मैं अपनी बात को किस तरीके से कहता हूँ कि मान लीजिए किसी ने मुझसे 5,000 रुपये मांगे। कितने रुपये मांगे मुझसे?
5,000 रुपये मांगे और 5,000 रुपये के हिसाब से मैं उसे कहूँ यार मेरे पास तो 5 रुपये हैं, तो मुझे बताओ कि 5,000 के सामने 5 रुपये क्या हैं? थोड़ा प्लस पूरा, थोड़ा या ना के बराबर? तो 5,000 के सामने 5 रुपये तो ना के बराबर हुए ना। बोले भाई फिर 5 रुपये तो तू ही रख ले, हम लेके क्या करेंगे, इतने सारे पैसे लेके कैसे जाऊंगा मैं, हैं रास्ते में कोई लूट ले हुए तो। इतना बड़ा अमाउंट बोल दिया आपने तो 5,000 में से, तो वो क्या हो गया, ना के बराबर हो गया। तो मेरे पास कितना पैसा है, आई हैव फ्यू मनी। सेकंड में अगले स्टेप पे इस पर बढ़ता हूँ। आपने 5,000 रुपये मांगे, मेरे पास हैं 1,500 रुपये, मेरे पास कुल 1,500 रुपये हैं। तो क्या जितनी आपको आवश्यकता है उतना है क्या मेरे पास? नहीं है। तो उस हिसाब से मेरे पास कितना है, थोड़ा है। उस हिसाब से मेरे पास कितना है, थोड़ा है। और मैंने आपको 1,500 के 1,500 दे दिए, तो मेरे पास कितना था, थोड़ा था। दिया मैंने कितना, पूरा। तो मेरी सिचुएशन क्या आ गई, थोड़ा प्लस पूरा की सिचुएशन आ गई। तो यहां पर मेरे लिए क्या बन गया, द फ्यू बन गया। तो जब भी फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अगर मैं आपको कहूं ही हैज 7 बुक्स, आई हैव आस्क्ड हिम फॉर 20 बुक्स, ही हैज 7 बुक्स, मैंने उससे 20 किताबें मांगी, उसके पास 7 किताबें हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ही गेव मी 7 बुक्स, तो उसने मुझे 7 की 7 किताबें दे दी। मुझे आवश्यकता कितनी थी, 20 की, लेकिन उसने मुझे दी कितनी, 7। तो उसने मुझे फ्यू दी, अ फ्यू दी कि द फ्यू दी? 7 उसके पास थी, 20 मुझे चाहिए थी, 7 की 7 उसने मुझे दे दी। तो क्या यहाँ पर थोड़ा प्लस पूरा का सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उसके पास 7 थी, अगर इतनी सी बात रोक दूं तो उसके पास थोड़ी किताबें हैं जितनी मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, और मुझे 20 किताबें चाहिए और वो कह रहा है कि मेरे पास तो एक ही किताब है, तो उसके पास न के बराबर है, यानी कि फ्यू बुक है। गेटिंग माई पॉइंट? तो फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू हमें इस तरीके से समझना है, न के बराबर, थोड़ा, थोड़ा प्लस पूरा। इस तरीके से हम इस बात को समझेंगे। वही बात सेम रहेगी लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के अंदर। पानी पिला दो बॉटल में से, बॉटल में बिल्कुल इतना सा पानी है गाइस, क्या आप उस बॉटल को खाली कह सकते हो क्या, कि ये बॉटल बिल्कुल एम्प्टी है? वो एम्प्टी नहीं है, वो खाली नहीं है, उसके अंदर कितना पानी है, लिटिल, यानी कि ना के बराबर उसके अंदर पानी है। अब मान लीजिए कि उसमें ना के बराबर पानी नहीं है, थोड़ा, 1-2 घूंट पीने जितना पानी है, तो आप वहाँ पर क्या कहेंगे, थोड़ा पानी है, अ लिटिल। अब आपने तो गर्मी के मौसम में मुझे वो बॉटल दी और मैंने बॉटल का ढक्कन खोल के सीधी उल्टी करी और पूरा का पूरा पानी मैंने पी लिया। बॉटल में पानी कितना था, थोड़ा, मैंने पिया कितना, पूरा। सेंस क्या बना, थोड़ा प्लस पूरा। तो इतना सा पानी है, खाली तो कह नहीं सकते, लेकिन ना के बराबर है तो लिटिल कह दिया। थोड़ा ज़्यादा है कि हाँ कह सकते हैं कि भाई कुछ तो है, तो अ लिटिल हो गया। और पिया कितना मैंने, जो आपने मुझे थोड़ा दिया वो पूरा का पूरा मैं पी गया, तो यहाँ पर मेरा क्या बना, द लिटिल वाटर। जब मैं कहता हूँ ही हैड ड्रंक द लिटिल वाटर, उसने द लिटिल वाटर पिया है, तो इसका मतलब क्या है, सुनने वाला अपने आप समझ जाएगा, द लिटिल बोल रहा है मतलब पानी था थोड़ा और उसने पिया पूरा। तो सेंस क्या बना दोनों का साथ में, थोड़ा प्लस पूरा का सेंस हमें वहां पर देखने को मिलता है। तो गाइस ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो एक साथ समझने में क्या बहुत इजी हो जाता है, अलग अलग समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब हम इसे एक साथ कंबाइंड में समझते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया, या जो भी आपका व्यू हो आप इस पर ज़रूर मुझे रखिए, ठीक है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। आई रेड फ्यू बुक्स, आई रेड अ फ्यू बुक्स, आई रेड द फ्यू बुक्स, आई हैड। अब देखो जब इसने द फ्यू बुक्स बोला तो इसने बोल दिया आई हैड, यानी कि जो मेरे पास थी, कितनी थी मेरे पास, अ फ्यू थी। पढ़ी कितनी मैंने, द फ्यू, यानी कि जो अ फ्यू यानी कुछ किताबें थी वो मैंने सारी पढ़ ली, ठीक है। तो थोड़ी और सारी किताबें मैं पढ़ चुका हूं। अ फ्यू मैन आर ट्रू, अ फ्यू मैन आर ट्रू फ्रॉम फॉल्ट। ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है गाइस। ये सेंटेंस कैसा है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि अ फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा। तो थोड़े लोग सच होते हैं अपनी गलती से, तो ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहां पर हम कितने लोग सही होते हैं कितने लोग सही नहीं होते, हमारे पास एक पूरा डायमीटर नहीं है। जब मैंने बॉटल की बात की तो एक बॉटल में 1 लीटर पानी आता है, गेटिंग माई पॉइंट। जब मैं बुक्स की बात कर रहा हूं तो मेरे पास 20 बुक्स का एक सेट था कि भाई मुझे 20 बुक्स चाहिए। तो जब तक हमारे पास टारगेट नहीं हो तब तक हम कहीं पर भी अपने मन से अ फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल नहीं करते गाइस। उस कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, केवल फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं, फ्यू मैन आर ट्रू फ्रॉम फॉल्ट। ये सेंटेंस हमारा सही है कि कुछ लोग जो हैं वो गलती से फ्री होते हैं, मतलब गलतियां नहीं करते।
तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे सेंटेंस बनता है, इस सेंटेंस को आपको देखना है। नेक्स्ट हमारा आता है रूल नंबर 3। तो यहाँ पर बात हो रही है लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल की। तो गाइज मुझे बताइए, क्या मुझे फिर से समझाने की जरूरत है? क्योंकि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बिल्कुल कंपैरिजन में मैंने लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल समझाया है। एक बार आप उसे देखिए, ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा। लिटिल का मतलब हार्डली एनी, मतलब मुश्किल से थोड़ा सा है। इन क्वांटिटी, पानी की बात की थी, किताबों की बात नहीं की लिटिल के साथ, क्योंकि क्या बोला था वहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन लेनी है, तो मैंने पानी ले लिया। ही हैड लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा सा पैसा है। देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, पानी कम है। देयर इज अ लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी, तो कितनी होप होनी चाहिए और उससे कितनी कम है, ये तो हम तय लगा ही नहीं सकते ना, क्योंकि होप को आप कैसे, क्या स्केल लेकर के नापोगे कि भाई मुझे 6 मीटर की होप है कि 8 मीटर की होप है? तो हम होप को तो कभी किसी डायमीटर के अंदर नाप नहीं सकते। तो इस वजह से हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट हो गया? क्योंकि यहाँ लिटिल से पहले अ का यूज कर लिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप यू का था। ठीक है, देयर इज लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी, बिल्कुल सही सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होप का कोई डायमीटर नहीं है, तो हमने लिटिल का यूज किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने वहां कहा कितने लोग, जब नहीं पता है तो हमें वहां पर अ या द का यूज नहीं करना है। बिल्कुल सेम रूल यहां पर भी अप्लाई हुआ है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इनकरेक्ट है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज को हमने यहाँ पे डेंजरस थिंग क्यों कहा? क्या कारण है कि यहाँ पर हम अ लिटिल को सही मान रहे हैं और लिटिल को गलत मान रहे हैं? क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया इस रूल का। इसका सीधा सीधा गाइस कारण ये है कि थोड़ी बहुत नॉलेज जो होती है, क्योंकि लिटिल हो तो ना के बराबर हो गई, लिटिल यानी थोड़ी नॉलेज जो है वो डेंजरस होती है। ही हैड अ लिटिल मनी, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, द लिटिल मीन्स नॉट मच इन द क्वांटिटी बट ऑल दैट इज। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ हिंदी के अंदर आपको, थोड़ा प्लस पूरा कह करके। इसके लिए मैंने सीधा एक आपको शॉर्ट ट्रिक दे दी है, थोड़ा प्लस पूरा, राइट और रॉन्ग। फिर एग्जाम्पल यहाँ आता है, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, द लिटिल, वापस वही बात आ गई कि जितना पैसा था, पहली बात तो था ही थोड़ा, और जो थोड़ा था वो भी पूरा खर्च कर दिया। पूरा कैसे खर्च कर दिया, कैसे पता चला? आई हैड, यानी मेरे पास जितना था, तो कितना था? थोड़ा था, और खर्च कितना किया? पूरा। सेंस क्या बन गया? थोड़ा प्लस पूरा का यहाँ पर सेंस बनता है। आगे आगे आता है, लिटिल वाटर दैट इज इन द बॉटल मे बी यूज्ड फॉर द पेशेंट, यानी कि थोड़ा पानी जो था, अब यहाँ पर लिटिल का यूज नहीं होना चाहिए गाइस, यहाँ पर अ लिटिल का यूज होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा जो पानी था वो मरीज के काम आ सकता था, ना के बराबर पानी था तो वो तो मरीज के क्या ही काम आएगा। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ग्रामर के साथ में सेंस को भी यूज करना है, अपनी सेंसेस को भी लगाना है कि बॉटल में डैश पानी था जो मरीज के काम आ सकता था। अब मुझे बताओ, ना के बराबर पानी था जो मरीज के काम आ सकता था, या थोड़ा पानी था जो मरीज के काम आ सकता था? दोनों में से कौन सा वाक्य ज्यादा सही लग रहा है? बोलो। थोड़ा पानी मरीज के काम आ सकता था, ना के बराबर पानी मरीज के काम आ सकता था। हमारी सेंस क्या कह रही है यहाँ पे? थोड़ा पानी जो था वो मरीज के काम आ सकता था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अ लिटिल का यूज किया है। नेक्स्ट रूल गाइस हमारा क्या कहता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो हैं उनका इस्तेमाल केवल और केवल काउंटेबल नाउन्स के साथ करना चाहिए, बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। एंड नॉट विथ अनकाउंटेबल नाउन, ये भी बता चुका हूं। एज दे इंडिकेट नंबर एंड नॉट क्वांटिटी, क्योंकि वो संख्या को बताते हैं, मात्रा को नहीं बताते हैं। तो जरा इस बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अभी फिर हम लोगों ने देखा कि क्वांटिटी जो है क्वांटिटी यूज़ की जाती है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ मैं गाइस, नंबर जो है वो यूज़ किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। अभी भी अगर किसी को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में थोड़ा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा बैक करके रिवर्स करके इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं? नंबर के बारे में, जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जा सकते हैं। अब देखिए, मैनी जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो किसके साथ यूज़ किया जाता है? मैनी का इस्तेमाल अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। मैनी का यूज़ किसके साथ करना है? मैनी का इस्तेमाल करना है काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है? मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। दूध को गिन सकते हो क्या? 1 दूध, 5 दूध, 10 दूध?
या उसे मापना पड़ता है सॉरी, तो उसे हमें मापने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वो क्या है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। और उसके साथ मैंने डिटर्मिनर कैसा लगा लिया, काउंटेबल नाउन वाला। मेरा सेंटेंस क्या हो गया गाइस, इनकरेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई हैव टेकन मच मिल्क टुडे, सही है गाइस, क्योंकि मच भी अनकाउंटेबल नाउन को बताएगा और मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन को ही बताएगा, तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम वाटर के साथ है, मैनी के साथ वाटर लगा दिया, इनकरेक्ट। मच के साथ वाटर लगाया, बिल्कुल सही है। तो हमें मच और मैनी का जो मैंने लिख करके बताया था उसे थोड़ा सा एक बार आप देखिए कि मच का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए और मैनी का इस्तेमाल किया जाता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। अब कुछ आगे का रूल, हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है, सम, ऑल, एनी, नो, मोस्ट, ये सारे के सारे जो हैं हो सकता है दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए। यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमन डिटर्मिनर्स हैं। यहाँ पर इन डिटर्मिनर्स के साथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि काउंटेबल नाउन आ जाए या अनकाउंटेबल नाउन आ जाए। तो इन डिटर्मिनर्स को एक बार आप देखेंगे, एज दे कैन एक्सप्रेस नंबर एज वेल एज क्वांटिटी, क्योंकि वो संख्यावाची जो संज्ञाएं हैं उन्हें भी दर्शाते हैं और मात्रावाची जो संज्ञाएं हैं उन्हें भी दर्शाते हैं। देयर आर नो बॉयज नो मिल्क, तो यहाँ पर क्या है, एक जगह बॉयज था तो नंबर हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और जहाँ पर नो मिल्क बोला वहाँ पर क्वांटिटी हो गया। ऑल बिग मशीन्स गिनी जा सकती है, मशीन गिन सकते हैं ना, तो नंबर के लिए आ गया। ऑल द शुगर, अब शुगर जो है अनकाउंटेबल है, उसे हम गिन नहीं सकते, तो ये क्वांटिटी के लिए आ गया। पहला वाला नंबर के लिए आया, दूसरा वाला क्वांटिटी के लिए आया। सम वाटर, और नेक्स्ट यहाँ पे बन रहा है सम ऑफ दीज स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जो है हमारे काउंटेबल है, वाटर जो है हमारा अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर क्वांटिटी को बता रहा है और यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बता रहा है। ओके, ये देखिए नंबर यहाँ लिखा हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो हमने अब तक 3 चीज़ें देखी। नंबर 1, काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होने वाले एडजेक्टिव्स, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होने वाले एडजेक्टिव, दोनों के साथ यूज़ होने वाले एडजेक्टिव, अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू, और अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक समझा है। तो हमारा बेस जो टोटल रहा है अब तक जो हमने पढ़ा है उसका बेस रहेगा नाउन, कि नाउन आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। हमें ये चीज़ यहाँ पर गाइस देखनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है द कंपेरेटिव एडजेक्टिव के। कंपेरेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं जिनमें सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, ये सारे के साथ जो हैं इनके साथ में टू एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। देखिए हिंदी में एक बार इसे अपनी बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि वह मुझसे बड़ा है या वह मुझसे सीनियर है, ओके, तो जब भी मैं किसी को अपने आप से सीनियर बताऊंगा तो यहाँ पर मेरे से उसका पद ऊपर है, मेरी और उसकी तुलना नहीं हो रही है। डिफरेंस को समझो गाइस, जब हम दो लोगों में तुलना करते हैं तब हमें क्या ध्यान रखना है, तब हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भैया दो लोगों में अगर यहाँ पर तुलना हो रही है तो देन का यूज़ होगा। लेकिन जब एक को दूसरे से बेहतर बताया जा रहा है सीधे तौर पर ही कि ही इज़ सीनियर टू मी, यानी कि वो मुझसे सीनियर है, तो ऐसी स्थिति में हमें वहाँ पर देन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए गाइस? THAN, देन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पर टू का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने अपने स्टूडेंट टाइम में इस रूल को कैसे याद रखा था कि कोई भी ऐसा एडजेक्टिव आ जाए जिसके लास्ट में OR आ रहा हो, कोई भी ऐसा एडजेक्टिव आ जाए जिसके लास्ट में OR आ रहा हो तो उसके साथ मुझे सीधा टू लगा देना है। गेटिंग माई पॉइंट? और OR आते हुए वो मुझे क्या बताएगा? वो सीधा मेरे कंपेरेटिव एडजेक्टिव बनेगा जहां पर दो के मध्य तुलना बताई जा रही होगी। प्रत्यक्ष तुलना, अप्रत्यक्ष तुलना, यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन और इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें बहुत अलग होती हैं। इनको हम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? OR, 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 OR और OR। गेटिंग माई पॉइंट? लास्ट में आ रहा है OR, तो इसका मतलब इसके बाद में क्या लगेगा? टू लगेगा। और इसके बाद आप ज़्यादातर देखेंगे किसी ना किसी की बात की जाएगी। जैसे मैं अपने लिए कहता हूँ, ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ प्रायर टू मी, ही इज़ सुपीरियर टू मी, राइट और रॉन्ग? तो इस तरीके से हमें यहाँ पर टू का इस्तेमाल करना है। सीनियर के साथ में देन लगा दिया, गलत है, हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। सीनियर के साथ टू लगाया, सही है, हमारे रूल के अकॉर्डिंग है।
प्रिफरेबल देन हेल्थ, इनकरेक्ट है। प्रिफरेबल देन नहीं होता, प्रिफरेबल टू होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर एबल से रिलेटेड भी एक हमारा एग्जाम्पल हमने इंक्लूड किया है। बाकी मैक्सिमम 99% आपका इस रूल से काम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि डबल कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं या डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, तो उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता का क्या मतलब है? क्या हम एक किसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स का प्रयोग नहीं कर सकते क्या? ये तो मेरे फर्स्ट वीडियो के अगेंस्ट हो जाएगी बात, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में तो मैंने कहा था कि लड़कियों को किस टाइप का लड़का चाहिए, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। तो टॉल भी है, डार्क भी है, हैंडसम भी है, तो 3 एडजेक्टिव हो गए उसके। और यहाँ पर ये कह रहा है कि एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ नहीं करने चाहिए। तो ये कौन सी नई रामकथा है भैया? तो इसको ज़रा हम लोग एक बार डेफिनेशन को छोड़ करके वापस अपने व्यवहारिक तौर से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ये सीधी सी क्या बात कह रहा है गाइस, कि बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो ER या EST लगाकर बनाए जाते हैं, और बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके आगे मोर या मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैं कहूँ फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो इसका मतलब मैंने ER और ESTC के फॉर्मेट से उसे बनाया। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर मैंने मोर एंड मोस्ट के हिसाब से बनाया है। तो अब कोई व्यक्ति है जो फास्ट भी है और ब्यूटीफुल भी है। गेटिंग माई पॉइंट? फास्ट भी है और ब्यूटीफुल भी है। ऐसी कंडीशन में अब मुझे किस बात का ध्यान देना है? मैं कहूँगा ही इज मोर फास्ट एंड ब्यूटीफुल। अब मैंने क्या किया, यहां पर मोर का यूज कर लिया ना, तो मोर फास्ट को भी बता देगा और ब्यूटीफुल को भी बता देगा। लेकिन अगर मैं कहता कि मोर ब्यूटीफुल एंड फास्टर, तो एक तरफ तो मैंने ER और EST से बनने वाला वर्ड ले लिया, और एक तरफ मैंने मोर और मोस्ट से बनने वाला वर्ड ले लिया। ये चीज गाइस गलत है। अगर 2 वर्ड्स ले रहे हो, 2 या 3 एडजेक्टिव ले रहे हो, लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ले, लेकिन या तो तीनों वर्ड्स को ER ESTC फॉर्मेट से बनाओ, या फिर तीनों वर्ड्स को मोर और मोस्ट फॉर्मेट से बनाओ। ऐसा नहीं कि 1-2 वर्ड तो बना लिए मोर और मोस्ट से, बाकी का बना लिया EST से। ऐसा करने से गाइस आपका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा 100 आउट ऑफ 100%। तो हमें इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने कहा था टॉल, डार्क एंड हैंडसम, तो देखो पहली बात, तीनों के तीनों मेरे पॉजिटिव डिग्री में है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड पॉजिटिव है, एक सुपरलेटिव है और एक कंपेरेटिव है, ऐसा नहीं हुआ। मैंने क्या कहा? टॉल, डार्क, हैंडसम। ओके, मैंने ये नहीं कहा कि टॉलर, डार्केस्ट एंड मोस्ट हैंडसम। तो टॉलर और डार्केस्ट को यूज करना ही गलत हो गया, क्योंकि एक जगह मैं ER लगा रहा हूँ कंपेरेटिव डिग्री, और दूसरी जगह मैं क्या लगा रहा हूँ? सुपरलेटिव डिग्री EST से लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर यूजेज जो है वो सही नहीं है, इनएप्रोप्रिएट यूज यहाँ पर मेरा हो जाएगा। तो मुझे इस तरह की गलती करने से गाइस बचना है कि नहीं बचना है? मेरे हिसाब से तो मैं बचना चाहूँगा, बाकी आप लोगों की जैसी मर्जी वैसा देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला ही हमारा वापस आ गया, ही इज मोर सीनियर देन मी, सीनियर टू मी, ये चीज़ हो देख चुके हैं हम लोग। मिल्क इज मोर प्रेफरेबल, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अशोकावास तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द किंग्स, इनकरेक्ट है गाइस, क्योंकि जब मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट ही बोल दिया तो मतलब मेरा क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो मतलब मैं पहले से ही इस वर्ड के सहारे सुपरलेटिव डिग्री पर खड़ा हूं, तो मैं इसके साथ में फिर मोस्ट क्यों लगा दिया? इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। ये तो ये हो गया कि मैं सुपरलेटिव को फिर से सुपरलेटिव बना रहा हूँ। कहाँ बनाऊंगा? जब सब सारे ही राजाओं में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया तो बात ही खत्म हो गई। अब उसके बाद ये थोड़ी कहूँगा कि भाई इंद्र राजा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इसलिए मैंने मोर लगा दिया है, देवताओं के जो राजा हैं उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ऐसा नहीं है ना गाइस, सभी राजाओं से तो उसमें सभी राजा आ गए, बात ही खत्म हो गई। और स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे यहाँ मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से मेरा सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। अशोका वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द किंग्स, तो द स्ट्रॉन्गेस्ट बोलना ही मेरे लिए यहाँ पर काफ़ी होगा, मुझे मोस्ट का यूज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस रूल को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे जब हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल डिटर्मिनर्स के अकॉर्डिंग इसे पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? रूल नंबर 8 हमारा क्या है? कंपेरेटिव डिग्री मस्ट बी यूज्ड व्हेन द कंपैरिजन इज बिटवीन 2 पर्सन्स और थिंग्स
एंड सुपरलेटिव डिग्री व्हेन द कंपैरिजन इज अमंग मोर देन टू थिंग्स। अब कहां पर कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है और कहां पर सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है, सीधे सीधे तौर पर उसे बताया गया। तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो जब भी कंपैरिजन होगा दो लोगों के बीच में, दो लोगों की जो भी विशेषताएं हैं, पर्सन्स ऑफ थिंग का मतलब कि दो लोगों की जो भी चीजें हैं, जो भी विशेषताएं, उनके बीच में जब कंपैरिजन होगा तब हमें यूज करना है कंपैरेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव का कब होता है? अमंग मोर देन टू थिंग्स, यानी कि जब दो से ज़्यादा विशेषताएं अगर हमें किसी की बतानी हो, तो दो से ज़्यादा विशेषताएं तो हम बता सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा लोग हों या विशेषताएं बहुत ज़्यादा हों, उनमें से हमें बताना हो कि भाई इनमें से ये एक विशेषता इसमें है, तो वो वहाँ पर हमें किस चीज़ का गाइस ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमें वो यूज़ नहीं करना चाहिए गाइस। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है? हु इज़ द टॉलेस्ट ऑफ दीज टू ब्रदर्स। तो देखिए भैया भाई हो गए दो, तो दो के बीच में हो रहा है कंपैरिजन, और यहाँ पर आ गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री, तो इसका मतलब क्या है? इनएप्रोप्रिएट यूज है ना, क्योंकि क्या कह रहा है कि जब दो पर्सन्स के बीच में बात हो तो कंपैरेटिव डिग्री लगाओ, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए था? टॉलर होना चाहिए था, टॉलेस्ट नहीं होना चाहिए था। अब मैं यहाँ कहता हूँ हु इज टॉलर ऑफ दीज टू बॉयज ब्रदर्स, तो यहाँ पर दीज टू ब्रदर्स के साथ मैंने क्या यूज किया है? टॉलर का इस्तेमाल किया गया है, तो टॉलर आता है दो के लिए और दो ही भाइयों की बात हो रही है, तो मतलब मेरा यहाँ पे टॉलर का यूज सही है। ही इज वाइस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि क्लासरूम में जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? वाइस, वाइस का मतलब हो गया पॉजिटिव डिग्री, ऑल स्टूडेंट्स यानी कि दो से ज़्यादा लोग हैं, या तो मैं सीधा ये कह देता ही इज़ वाइस, फुल स्टॉप, बात खत्म हो गई, तो वह बुद्धिमान है, बात खत्म हो गई। अब अगर मैं कहता हूँ सभी विद्यार्थियों में, तो सभी विद्यार्थियों से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो मुझे यहाँ पे क्या है? समूह में से मैं एक को चुन रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वाइस होने की वजह से, यानी कि पॉजिटिव डिग्री होने की वजह से और यहाँ पर एक ग्रुप होने की वजह से, ये मेरा सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ही इज वाइसेस्ट, तो वाइस, वाइसर, वाइसेस्ट हो गया, ऑल स्टूडेंट्स, तो ऑल स्टूडेंट्स मेरा वापस ग्रुप आ गया, और वाइसेस्ट मेरी कौन सी आ गई? सुपरलेटिव डिग्री आ गई। इसका मतलब यहाँ पर ये मेरा सेंटेंस सही माना जाएगा, यहाँ पर इनकरेक्शन नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है ये सेंटेंस। द कंपेरेटिव एंडिंग इन ई आर, यानी कंपेरेटिव डिग्री के लास्ट में ई आर का इस्तेमाल होता है, इज नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन और थिंग। अब यहाँ पर इस बात को समझो कि जब हम किन्हीं दो व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, किसी एक ही व्यक्ति की दो गुणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी एक ही व्यक्ति के दो गुण कौन कौन से हो गए कि भैया ये व्यक्ति समझदार ज़्यादा है या दौड़ने में तेज ज़्यादा है, तो इज ही फास्ट और सेंसिबल। सेंसिबल की जगह आप ये कह रहे हो स्मार्ट कह लीजिए, ठीक है। तो स्मार्ट ज़्यादा है या फास्ट ज़्यादा है, तो अब दो लोग तो नहीं है, एक ही व्यक्ति है। अब उस एक ही व्यक्ति के दो गुण हैं, अब एक ही व्यक्ति के अगर दो गुण हैं तो ई आर से मत बनाओ, वैसे हम देखते हैं क्या बनता है? फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट, राइट और रॉन्ग? तो दोनों ऐसे वर्ड हैं जिनका ई आर और ई एस टी से वर्ड तो बनता है, लेकिन जब सेम व्यक्ति होता है तो हमें वहां पर किसका यूज करना है? देखो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मोर का इस्तेमाल करना है, यानी कि ही इज मोर स्मार्ट। दूसरी गुणवत्ता क्या है, दूसरी क्वालिटी क्या है? देन फास्ट, यानी कि वो तेज से ज्यादा बुद्धिमान है, यानी कि वो इतना तेज नहीं है दौड़ने में जितना वो बुद्धिमान है। गेटिंग माई पॉइंट? जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना कर रहे हो, ई आर का प्रयोग मत करो, क्योंकि तुलना कर रहे हो तो वैसे भी कंपेरेटिव डिग्री का यूज करोगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज तो वहां वैसे भी नहीं कर सकते। तो जब आप कंपेरेटिव डिग्री का इसके अंदर यूज कर रहे हो तब थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सब्र से वहां पर ई आर और ई एस टी को अवॉइड करो और केवल मोर का यूज करो। गेटिंग माई पॉइंट? तो राम इज ब्रेवर देन वाइस इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने क्या बोला?
ER और EST का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात की जाए। राम इज मोर ब्रेव देन वाइस, सही है, क्योंकि हमें यहाँ पे हाईलाइट करा है कि जब हम एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करते हैं तो वहाँ पर मोर का इस्तेमाल किया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट सर गाइस? तो अभी के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और आज के लिए इतना ही। और इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए आप ट्यून कीजिए हमारे चैनल को और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। लगातार हम लोग आपको अपडेट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपना जो शेड्यूल चार्ट है वो भी अपडेट किया है, आप उसे भी देखिए कि किस दिन कौन सी क्लासेस आपको मिलने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए और इसी का सेकंड पार्ट एक बार अभी हम और पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अभी टोटल 20 रूल्स हैं, जिसमें से अभी हम लोगों ने 9 देखे हैं। 11 रूल्स अभी हमारे बाकी हैं जिन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। काइंडली कीप लविंग अस एंड सपोर्टिंग अस with your likes, with the number of views, with the number of subscriptions. आप लोगों से हमें जितना प्यार मिल रहा है, स्पेशली मुझे जितना प्यार मिल रहा है, मेरे दूसरे साथियों को, हमारे चैनल को जितना प्यार मिल रहा है, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उसके लिए। बस इसी तरह से अपना प्यार आप बनाए रखें और कोशिश करेंगे हम इससे और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करने की। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू।